हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरटेक नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बहनों के लिए एक योजना लागू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की सभी बहनों को 1,000 रुपये प्रति माह, दैट मीन्स यहाँ पे 12,000 रुपये वार्षिक यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं आई थी, लेकिन अभी एक फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है जो कि यदि गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा या जो सचिव होते हैं उनके द्वारा भरा जाएगा। या फिर अगर आप शहर में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा ये फॉर्म यहाँ पे भराया जा रहा है। अब इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपको चाहिए और किस किस आवश्यक दस्तावेज आपको यहाँ पे लगेंगे, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से आप इन फॉर्म को यहाँ पे आसानी से फिल कर सकते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे अपने दस्तावेज पूरे कर लेने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये पूरा फॉर्म है जो कि आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको आपको पूरा फिल करके दे देना है। ये फॉर्म जो है ये ऑफलाइन दिख रहा है आपको, लेकिन जब इसको आप सबमिट करोगे तो ये उसको ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको वापस से एक रसीद यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फिल करना है? सबसे पहले आपको फिल करना है आवेदिका का समग्र आईडी। इसका मतलब यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी समग्र आईडी बनवा लेना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें आती जाएगी हम उसको बताते जाएंगे कि क्या क्या दस्तावेज आपको यहाँ पे चाहिए। तो पहला दस्तावेज आपको क्या चाहिए कि आपके पास क्या होनी चाहिए? समग्र आईडी होनी चाहिए। समग्र आईडी यहाँ पे 9 अंकों की रहती है। जो भी आपकी समग्र आईडी होती है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास समग्र आईडी है हमारी 142702393। ये हमारा समग्र डेटा है, समग्र आईडी है, तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आधार नंबर। इसका दैट मीन्स आपके पास आपका आधार भी होना चाहिए और आधार के साथ एक मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे लिंक होना चाहिए। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आधार नंबर मान लीजिए हमारा है 2817934369 दोस्तों, ये जो समग्र आईडी है और आधार नंबर में डाल रहा हूँ ये डमी है, ये किसी के भी आधार और समग्र नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आधार नंबर भी आपके पास होना चाहिए। आवेदिका का नाम, जो भी आवेदन कर रहा है, जो भी बहन यहाँ पे आवेदन करना चाहती है उसका यहाँ पे नाम आएगा। तो आवेदिका का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि आवेदिका का नाम है संगीता और पूरा नाम यहाँ पे लिखना है आपको, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं संगीता शर्मा। फिर यहाँ पे आवेदिका का पति या पिता का नाम। देखिए, यदि आवेदिका अनमेरिड है, अविवाहित है, तो उसके यहाँ पे पिता का नाम आएगा और यदि वो विवाहित है तो उसके यहाँ पे पति का नाम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आयु का ध्यान रखना है। जो आवेदिका है उसकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिएगा। यदि अविवाहित है तो पिता का नाम और विवाहित है तो पति का नाम। तो यहाँ पे जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर इसके बाद जन्म दिनांक है। आधार के हिसाब से आपको यहाँ पे जन्म तिथि डालनी है। मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 18 जून 1995। इसके बाद आवेदिका का पता, जिस गांव या शहर में आप रहते हैं उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। जिस जिले में वो आता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है और उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है और ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपके आधार से लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। जैसे कि 7987884392। ओके, इसके बाद यहाँ पे वर्ग है, मीन्स आप किस जाति को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे आप सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है, क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? यदि आपको कोई पेंशन यहाँ पे मिल रही है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको नहीं पे टिक करना है।
यहाँ पे दोस्तों एक जो आपको लाभ दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि यदि आपको पेंशन 1,000 रुपये से कम मिल रही है, मीन्स यदि आपको मान लीजिए पेंशन मिल रही है 600 रुपये, और इस योजना के तहत आपको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, तो 600 रुपये यदि आपको इस विभाग की पेंशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो आपको फिर यहाँ से इस योजना के अंतर्गत 400 रुपये और दिए जाएंगे। मीन्स आपको यहाँ पे 1,000 की राशि पूरी कर दी जाएगी। और यदि आपको कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही तो आप यहाँ पे नहीं पे टिक कर दें। इसके बाद है विवाह की स्थिति। यदि आप विवाहित हैं तो इस पे टिक करें, तलाकशुदा है, विधवा है, परित्यक्ता है, किसी भी कैटेगरी की महिला होगी, यदि वो 23 से 60 वर्ष के बीच की आयु पूर्ण कर रही है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो जो भी आपकी स्थिति है, आप विवाहित हैं या नहीं है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर दें। इसके बाद दोस्तों आवेदक द्वारा की गई घोषणा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, कुछ चेकबॉक्स है, इनको आप पढ़ लीजिए। इनके आधार पे ही आपको योग्य माना जाएगा कि आप इस योजना का लाभ ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी। जैसे कि पहले ही यहाँ पे घोषणा है कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। यदि आपके परिवार की सम्मिलित आय जो है वो वार्षिक आय यदि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इन सब पे जो भी आपका यहाँ पे अगर लागू होता है तो आपको उस पर टिक कर देना है। सेकंड जैसे हैं, मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, मीन्स आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टिक करना है। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग मंडल उपक्रम स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी स्थायी कर्मी में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मीन्स आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आप स्वयं किसी भी सरकारी जो विभाग होते हैं या सरकारी नौकरी होती है उसमें नहीं होना चाहिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको उनकी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे घोषणाओं को पढ़ लेना है और उनको टिक कर देना है। अगला लिखा हुआ है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। तो ये सब यहाँ पे आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद है, मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये या उससे अधिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड निगम मंडल उपक्रम के अध्यक्ष संचालित सदस्य नहीं है। यदि यहाँ पर सभी चेकबॉक्स पे आपने टिक कर दिया है, इसका मतलब आप इस योजना के लिए योग्य हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हस्ताक्षर करने के बाद जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वहाँ पे इसके आधार पर जो आपने डिटेल दी है सारी एंट्रीज फिल की जाएगी और आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात ही पावती फाड़कर दी जाए। इन सब की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी, उसके बाद ही आपको ये रसीद दी जाएगी। रसीद देने का मतलब होगा कि आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक हो चुका है, तो आपको यहाँ पे एक पंजीयन क्रमांक मिलेगा। आवेदन की दिनांक यहाँ पे बताई जाएगी, आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और आपके पति या पिता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई। पहला तो ये है कि आपका समग्र ई केवाईसी पूर्ण है। देखिए, एक होता है आधार नंबर और एक होता है समग्र आईडी। और सरकार ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने आधार के हिसाब से अपने समग्र के डेटा को पूरा पूरा परिवर्तित कर सकते हैं। मीन्स यदि आपके आधार में सभी डेटा सही सही है तो आप उसी डेटा को अपने समग्र में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ई केवाईसी करना पड़ता है और वो होता है समग्र के पोर्टल पे जाके। तो इसके लिए दोस्तों यदि आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपको इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों जब आप समग्र और आधार को लिंक करते हैं तो लिंक करने से ये होता है कि जो आपका आधार का डेटा होता है जो सही सही होता है वही डेटा समग्र में भी आ जाता है। तो यदि आपने अपने समग्र को और आधार को लिंक नहीं किया है तो उसको भी आप कर लें। यदि यहाँ पे हाँ पे टिक करके दिया है इसका मतलब आपका समग्र और आधार लिंक है। यदि नहीं है तो आप उसकी स्थिति में ई केवाईसी करा लें। सेकंड होता है आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और वो आधार से लिंक हो। इसके बाद है आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है। इसका मतलब डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, दैट मीन्स आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। यदि ये सभी आपके सही होते हैं और ऊपर भी सभी चेकबॉक्स पे आपने क्लिक किया हुआ है, इसका मतलब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
और फिर इसके लिए आपकी जो सूची यहाँ पे बनेगी उसमें आपका नाम शामिल होगा, और इसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आपके अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख तक 1,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हम ये देख रहे थे कि किस तरह से आप लाडली बहना योजना का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यदि आपने ये सब डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो आज ही अपने नज़दीकी जो केंद्र होते हैं, लोक सेवा केंद्र, वहाँ पर जाके अपना डेटा पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको बता दूँ, आपको समग्र आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, फिर इसके अलावा यहाँ पे देखिए वर्ग है तो आपको पता होना, आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यदि आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आप केवाईसी भी करा लीजिए, और आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की आप फोटो खिंचवा के रख लें। ये सब डेटा आप अपने पास रखें, ये सब डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार करके रख लें, जिससे कि जब भी ये फॉर्म आपके पास आए फिल करने के लिए तो आप उसको आसानी से फिल कर सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।